चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। ये मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ एलएलपी पर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, इसमें पूरा एलएलपी कवर हो जाएगा, है ना। कंसेप्चुअली आप रटना मत कुछ भी, जो भी मैं पढ़ाते जाऊंगा ना उसको तुरंत रिवाइज कर लेना। लाइक एक बार देख लेना अंदर क्या लिखा है, समझ जाना, एंड देन एग्जाम में उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के आना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, एक रीडिंग भी काफी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, ओरिजिनेशन पार्ट की। ये एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, 2008 में हमको ऐसा क्या लगा कि भैया एलएलपी एक्ट रिक्वायरमेंट है, जब ऑलरेडी पार्टनरशिप एक्ट था पार्टनर्स के लिए। अगर मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताऊं तो दो चीजें इसमें इस एक्ट में आई हैं। अगर मैं बोलूं तो एलएलपी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट प्लस कंपनीज एक्ट। दो चीजें आई इसमें, एक लिमिटेड लाइबिलिटी वाला क्लॉज ऐड हो गया जो पार्टनर्स की नहीं होती थी, उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन लाइक परमानेंट स्टेबिलिटी, द एलएलपी विल कंटिन्यू आफ्टर द इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ द पार्टनर्स। एंड कंपलसरी इनकॉर्पोरेशन एक ऐड कर दिया है, मैं बोल सकता हूँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पार्टनरशिप में ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे, शायद आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 जनवरी 2007 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफाइड किया, कम्युनिकेट किया दैट कि ये एक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भैया एक्ट का नाम क्या है, एलएलपी। एलएलपी मींस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। 2008 9 जनवरी 2007 को इन्होंने नोटिफाइड किया, 2008 में एक्ट इंप्लीमेंट हो गया, विद इफेक्ट में आ गया। ये बिल कब आया था, देखो पहले पार्लियामेंट ने बिल पास किया 12 दिसंबर को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट मिल कब मिली, कंसेंट कब मिली, 7 जनवरी 2009 को। बिल मतलब कानून तो ऑलरेडी बन चुका था, इम्प्लीमेंटेशन में समय लगा, है ना। तो बिल जब बना हम तब से लेंगे ना, क्लियर है। एसेंट कब मिली, 7 जनवरी को। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन की डेट आप बोल सकते हैं। जरूरी नहीं 7 जनवरी से इम्प्लीमेंटेशन में आ चुका होगा, बट कुछ नहीं दिया है तो हम यही मान के चलते हैं। देखो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट को थोड़ा सिंपल, थोड़ा लीगलाइज, थोड़ा फॉर्मलाइज करना था, तो उसके लिए एक्ट आया गया है, मैं बोल सकता हूँ। इसमें 81 सेक्शंस है, 4 शेड्यूल है। जो फर्स्ट शेड्यूल हम लोग पढ़ेंगे वो डील करेगा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स में, बराबर है। सेकेंड शेड्यूल डील करेगा जब आप फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को एलएलपी में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं। थर्ड शेड्यूल डील करेगा प्राइवेट कंपनीज जब एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती हैं। फोर्थ शेड्यूल डील करेगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहती है। ऐसी बहुत सारी हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो आज की तारीख में एलएलपी में एस्टैब्लिशमेंट होता है उनका। एमसीए ने और आरओसी ने मतलब एमसी और आरओसी को टास्क दिया गया है एलएलपी पे नजर रखने के लिए। जैसे कंपनी उस पर नजर कौन रखता है, सेबी को कभी तुम ध्यान रखो। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेट करेंगे एलएलपी को। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द ऑथोरिटी, इनके लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट में बनेंगे इनके लिए रूल्स। एंड कैन अमेंड देम बाय नोटिफिकेशंस बाय द इन द ऑफिशियल गैजेट, द गवर्नमेंट ऑफिशियल पब्लिकेशन। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि जो इसका मतलब ये नहीं कि जो पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म्स थी उनको एलएलपी में कन्वर्जन कंपलसरी नहीं, आप चलने दो। आप चाहते हो तो आप एलएलपी स्टैब्लिश करो या कन्वर्ट करो एलएलपी। जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो डेफिनेटली एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आजादी के पहले का लॉ या आजादी के बाद का लॉ, नया लॉ 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे ध्यान कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो आपको ध्यान देना। नीड ऑफ न्यू एलएलपी, क्यों जरूरत पड़ी आपको, है ना, एलएलपी की। आपको क्या ऐसा लगा इस लॉ में कि जो आपको लगता है कि जरूरी था। ध्यान देना, मैं जैसे जैसे बोलूंगा समझते जाना। लॉ मेकर को, मतलब पार्लियामेंट को, या जिन लोगों ने भी, जिस कमेटी ने भी इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, रंगराजन कमेटी है या कुछ है, क्यों उनको लगा कि एक नया लॉ लाना चाहिए, न्यू लेजिस्लेशन फॉर क्रिएशन ऑफ एलएलपी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ, देखो बेसिकली टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर थोड़ा फॉर्मलाइज, थोड़ा प्रोफेशनलाइज एक एक्ट लाते हैं जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस को भी बढ़ावा मिले, तो क्यों नहीं। तो उन्होंने क्या किया, देखो, अ नीड हैज बीन फेल्ट फॉर ए न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो सालों से स्टार्टअप एक नया ट्रेंड आ चुका है जैसे अभी हमारे यहाँ पर। तो उनको लगा पार्टनरशिप को भी एक नया रूप देने की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिससे न्यू पार्टनरशिप फॉर्म से मैंने दो बेसिक चेंजेस है उसमें।
एक लाइबिलिटीज आपकी लिमिटेड हो चुकी हैं, जो पहले पार्टनरशिप में लाइबिलिटीज क्या होती थी, अनलिमिटेड। दूसरा, कंपनी फॉर्म का बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिखेगा आपको एलएलपी में। है पार्टनरशिप बिजनेस बट कंपनी, परपेचुअल सक्सेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, अनपेड अमाउंट तक लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है। इन ऑर्डर टू इनेबल देखो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज कि आप बाहर से भी लोगों को अपॉइंट कर सके, एडिशनल लोग जुड़े आपके साथ में जो कंपनियों के साथ में जुड़ते हैं, और एक प्रकार का इनोवेशन बढ़ावा मिला, एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव है ना, कंबाइन ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट इन फ्लेक्सिबल इनोवेटिव एंड एफिशिएंट एलएलटी, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों जरूरत पड़ी, ऑब्जेक्टिव्स बराबर है। यानी आज अगर आप कंपनी नहीं स्टैब्लिश करनी, आपको से लगता है वन पर्सन इज नॉट फॉर मी, प्राइवेट कंपनी इज नॉट फॉर मी, पब्लिक कंपनी इज नॉट फॉर मी, तो इट इज एलएलपी इज द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बट इट हैज मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनीज। लिमिटेड लाइबिलिटी वाला एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, ठीक है। एलएलपी फॉर्म क्या लिखा है इसमें, एनेबल्स, ये लोग एलएलपी स्टैब्लिश कर सकते हैं, कौन कौन, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्राइजेस। मैंने आपको बताया बहुत सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एलएलपीज में स्टैब्लिश हो रहे हैं आज की तारीख में। किसी भी प्रकार की सर्विस देने वाले लोग इस प्रकार की एलएलपीज को फॉर्म और स्टैब्लिश और रन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। पहले कैसा होता था, विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्टनर्स आप ना किसी को ला सकते हो, ना किसी को बाहर भेज सकते हो, बहुत ज्यादा माता बच्ची होती थी। तो अभी उन्होंने फ्लेक्सिबल कंपनीज फॉर्म में लाने की कोशिश की कि नए नए लोगों को अपॉइंट करो जो कंपनी एलएलपी को संभाले, ठीक है। अब देखिए इसमें मीनिंग क्या लिखी है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। ध्यान देना, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल दैट ओनली गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ, लिखा है सिर्फ ये बेनिफिट नहीं दे रही है आपको, सिर्फ लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं कर रही है, जितनी भी चीजें पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, इनफॉर्मल थी, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। लिखा है ना इसमें, कम रूल्स फॉलो करना है आपको, लिखा है ना, लो कंप्लायंस कॉस्ट, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो कंपनीज को लगती है। and partners the flexibility of organizing their internal structure as their traditional partnership. What does that mean? आप कंपनी को क्या बोलते हो, आप बीओडी रहता है, बाहर से अपॉइंट करो, अंदर से अपॉइंट करो, इतनी माता बच्ची की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इंटरनल स्ट्रक्चर तुम वैसे ही संभालो जैसे तुम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में संभालते थे, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं। एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर इटसेल्फ, तो वो तो क्लियर हो गया ना। फिर द एसेट्स आर डिफरेंट, एलएलपी के एसेट्स डिफरेंट, पार्टनर के एसेट्स डिफरेंट, लिमिटेड। अब यहां हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं एलएलपी की। एलएलपी में देखेंगे पढ़ते पढ़ते अपने को समझ में आएगा क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। जहां ये वर्ड आ गया आपके जहन में क्या आना चाहिए, जहां ये वर्ड आ गया आपके जहन में क्या आना चाहिए, एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या एक बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड आ गया मतलब एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। क्या लिखा है इसमें, सेक्शन 2 क्लॉज डी, इट मीन्स अ कंपनी, देखिए कंपनी हुई ना एक प्रकार की, कंपनी इज डिफाइंड एज सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। इट इंक्लूड्स, अब कौन कौन सी चीजें एल बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट है, तो बोलता जो एलएलपी है अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा जो इंडिया के बाहर एस्टेब्लिश है, और कंपनी इनकॉर्पोरेट, ये सब काय में आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट में। अब सुनो पूरी बात, क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि जो आपकी एलएलपी होती है ना, उसके जो मेंबर्स होते हैं उसमें मिनिमम 2 लोग चाहिए नेचुरल पर्सन जो पार्टनर हो, नेचुरल। उसके अलावा एक बॉडी कॉर्पोरेट भी आपका मेंबर हो सकता है ना, जैसे 1 और 2, ये 2 लोग जो है ना, ये नेचुरल पर्सन होना, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा व्यक्ति है ना, वो आपका कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी मेंबर हो सकता है, आपको ध्यान रखना है, भूलने की जरूरत नहीं। आउटसाइड इंडिया में बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आएंगी इसमें एडिशनल इंक्लूड, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्नमेंट को लगता है कि इसमें एलएलपी में एज ए मेंबर बनने की, इस बनाने की इनको नीड नहीं है, क्योंकि छोटा सा बिजनेस है ना एलएलपी का। बड़ी कॉर्पोरेशंस को अगर अलाउ कर देंगे, बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ये सोल कॉर्पोरेशंस को, बड़े बड़े बिजनेस को मतलब नहीं है, ठीक है, लिखा है ना इसमें, जो अलाउड नहीं है वो लोग नहीं बनेंगे इनके मेंबर। बिजनेस, अब आप एलएलपी में क्या क्या कर सकते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज ई, किसी भी प्रकार का ट्रेड, बाइंग सेलिंग, प्रोफेशन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचिंग, एनी काइंड ऑफ सर्विस आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ते थे कि जो बंदा अपॉइंट किया जाता है वो एक्टिव पार्टनर होता है ना, कि भाई तू सालो, यहाँ पर उसको हम डेजिग्नेटेड बोल रहे हैं, एक पोजीशन पर उस बंदे को डिजाइन किया गया, डेजिग्नेट किया गया।
एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच पर्सन टू सेक्शन 1, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको सेक्शन 2 क्लॉज जे में, ध्यान रखना अपॉइंटेड पार्टनर, जो सवालेगा आपके एलएलपी, एंटिटी 2 क्लॉज के। अब ध्यान दो, एंटिटी वर्ड है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52 अ फर्म सेटअप अंडर है, किसी भी प्रकार, ये इसमें बहुत सारी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है, अभी आपको नीड नहीं है पढ़ने की, रिक्वायरमेंट होगी मैं बता दूंगा आप लोगों को। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन लिखा है, मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इन पर्पस के लिए स्टैब्लिश की गई है, अंडर एंड अ फर्म सेटअप अंडर, ये सब एंटिटीज हैं जो किसके मेंबर बन सकते हैं, बोलो जल्दी से बोलो, एलएलपी के मेंबर बन सकते हैं। यहां जो है ना पर्पस लिखा है, किस पर्पस के लिए, ये जितने भी सेक्शन, फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 2 क्लॉज आए, फाइनेंशियल ईयर क्या बोलता है, एलएलपी के हिसाब से बता रहा है वो, मींस द पीरियड ऑफ ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा आने वाले साल, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेट आफ्टर द 30th डे ऑफ सितंबर ऑफ अ ईयर, है ना। अब ये 30 सितंबर को कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑफ द 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, डेफिनेटली अगले साल खत्म हो जाएगा, है ना। डेफिनेटली आप 12 महीने थोड़ी ना काउंट करोगे, अगले साल का मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। स्टार्ट आपका यहाँ से हो रहा है, बट आपका रजिस्ट्रेशन लेट भी हो तो चलेगा, अगले साल मार्च में आप अपने फाइनेंशियल ईयर को एंड कर लेंगे, ठीक है। कंपनीज में इसमें थोड़ा चेंज है, अगर 15 अक्टूबर 2017 को बनी है एलएलपी, देन इट्स फाइनेंशियल ईयर में कम फ्रॉम 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा 31 मार्च, मतलब ये जो फॉलोइंग ईयर है ना, फॉलोइंग ईयर मतलब सब्सिक्वेंट, तो व्हाट इज दैट मीन, 2017 को स्टैब्लिश हुई, 2018 मार्च में आपका 6 महीने भी नहीं हुए फाइनेंशियल के, तो आपका 2019 आप ले रहे, ठीक है, मार्च फॉलोइंग सब्सिक्वेंट ईयर, 2 साल हो गया मतलब, ठीक है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, फिर उसके बाद जो 2019 के बाद से एक साल ही काउंट होगा, वैसे नहीं कि हर वक्त आप एक्सटेंड करोगे, है ना, क्योंकि अब 2019 से क्या होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स लगाना पड़ता है ना भाई। सीबीए कब का है, जब आपका इनकॉर्पोरेशन ईयर मार्च और 1-2 मार्च के बीच का, तब आप ऐसे कैलकुलेट करो। पूछ सकता ना कोई क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशन पूछ लिया तो आप लिख लेना विद एग्जाम, और एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर कैसे कैलकुलेट होता है। फॉरेन एलएलपी क्या होती है, सेक्शन 2 में जो फॉर्म इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड हुई है आउटसाइड इंडिया, बट उसका बिजनेस ऑफ प्लेस कहाँ है, इंडिया में। सेक्शन 2 एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट का मतलब क्या होता है, 2008 एक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे उसमें पार्टनरशिप डीड होता था, वैसे यहाँ पर एक एग्रीमेंट बनाया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, है ना, बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, एक होता है पार्टनर्स के बीच में और एक पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में, जिसमें बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज लिखी होती है, किसकी, पार्टनर्स की। पार्टनर कौन, 2Q, एनी पर्सन, ध्यान देना, पर्सन who becomes a partner in the LLP in accordance with the LLP agreement। इसमें कॉर्पोरेट बॉडीज भी होती हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, बट 2 के बाद, ठीक है। ये मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर है सेक्शन 6 में, आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 6 2 चाहिए आपको कम से कम। इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस टू बिलो, अगर ये 2 से कम हो गया, एक निपट गया, इंसॉल्वेंट हो गया, है ना, इंसेन हो गया, और अगर आपने वो एक के साथ में 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कर लिया, जो गलत किया आपने, गलत है ना, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 की है, रिड्यूस हो गया, नंबर हु इज ओनली द पार्टनर एलपीटी इन द टाइम इट्स कैरिंग ऑफ बिजनेस आफ्टर द 6 मंथ्स, और उसको पता था ये बात कि 2 से कम रहने चाहिए करके, क्या लिखा उसमें, उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी पर्सनल, बराबर है कि नहीं बराबर है, फॉर ड्यूरिंग दैट पीरियड। तुझे बताना चाहिए ना भाई कि 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और मैं अकेला हूँ, मेरे साथ जो पार्टनर था वो खत्म हो चुका है, वो एग्जिस्ट, तो 6 महीने से ज्यादा हो जाते हैं अगर आपके, तो बोल रहा है 6 महीने के अंदर एक दूसरे बंदे को अपॉइंट करो और कितनी रिक्वायरमेंट लाओ, 2 लेके आ जाओ। और अगर ऐसा नहीं करते हो आप, ज्यादा होशियारी दिखाते हो, यू विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट 6 मंथ, उसमें फिर जो भी लेन देन या जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसके। डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने होंगे, सेक्शन 7 2 पार्टनर तो एटलीस्ट चाहिए, उसमें से बोल रहा है एक इंडिया का रेजिडेंट चाहिए, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में डेफिनेटली 182 डेज का रेजिडेंट हो उसका इंडिया में, ठीक है। इफ एन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, पूरी पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है उसमें, एंटिटी मतलब, और इन
विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, फिर कुछ कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट के हैं, गाली मत समझ लेना इसको। इसमें बोल रहा है कि ध्यान देना, अगर पूरे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट है या इनका कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट का, एटलीस्ट टू इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। व्हाट इज दैट? ध्यान देना, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बॉडी कॉर्पोरेट, दो बॉडी कॉर्पोरेट, तीन बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये तो आर्टिफिशियल एंटिटी है, तो बोल रहा है आप कैसे बिजनेस संभालोगे, आप तो आर्टिफिशियल एंटिटी है, तो अपने नॉमिनीज को अपॉइंट करो जो नेचुरल पर्सन होगा। लिखा है, ये लिखा है 2 कम से कम, जिनको हम डेजिग्नेटेड पार्टनर कहेंगे, अपॉइंटेड पार्टनर फॉर द मैनेजमेंट। और अगर आपका कॉम्बिनेशन क्या है, इंडिविजुअल्स पार्टनर प्लस ये दो लोग हैं बॉडी कॉर्पोरेट है ना, ऐसे मिला के अगर आपने एलएलपी बनाई है, उसमें भी क्या बोल रहा है, दो लोग तो आपके कम से कम डेजिग्नेटेड पार्टनर का बनाई, और उसमें से एक बंदा क्या होना, इंडियन रेजिडेंट, और होना इंडियन रेजिडेंट, जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया। पक्का समझा मैंने क्या बोला आपको? ओके, कौन कौन मिला के स्टैब्लिश, ये क्वेश्चन आ सकता है अपने को, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, जहां पूरे मेंबर्स बॉडी कॉर्पोरेट है या फिर मेंबर्स और बॉडी कॉर्पोरेट मिला के एलएलपी है। क्या लिखा है देखो, एलएलपी बाय द नेम SMY LLP हैज 3 पार्टनर्स। अब इसमें SMY LLP के 3 पार्टनर, एक नाम लिखा नेमली 1, एक ये, फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट ये होगी और एक बॉडी कॉर्पोरेट ये होगी। अब देखो क्या लिखा है, YI Limited, YI Private Limited, this will not be considered for registration because the requirement of LLP has to have कम से कम 2 इंडिविजुअल मेंबर्स होगा एज पार्टनर अपार्ट फ्रॉम द बॉडी कॉर्पोरेट, इनके अलावा 2 कम से, ठीक है। एलएलपी बनाना 2 इंडिविजुअल मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो लिखा, अकॉर्डिंगली द सेट SMY Limited must consist of at least 5 पार्टनर्स नेमली 3 बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसमें क्या किया उसने स्टैंडर्ड ने, एक नेचुरल पर्सन है उसका और 2 बॉडी कॉर्पोरेट, तो ये तो चलेगा नहीं, तो क्या बोल रहा है उसको, अगर तो एलएलपी चाहिए, एलएलपी अपने आप को साबित करना चाहता है, एलएलपी का स्टेटस चाहिए, तो 5 पार्टनर का, उसमें 3 तेरी बॉडी कॉर्पोरेट होगी और 2 इंडिविजुअल मेंबर तो चाहिए चाहिए अगर तो एलएलपी स्टैब्लिश करनी है ना। और वो दोनों जो रहेंगे रिमेनिंग, वो कौन होंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसमें से एक कौन रहेगा आपका, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लो, देयर इज एन एलएलपी बाय द नेम इंडियन हेलीकॉप्टर एलएलपी हैविंग 5 पार्टनर्स, नेमली एक मिस्टर ए है जो नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में नहीं रहता है, एक मिस्टर बी है ये भी नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर सी है ये रेजिडेंट है, मिस्टर डी है रेजिडेंट है और मिस्टर ई है रेजिडेंट है। 3 रेजिडेंट्स है, 2 नॉन रेजिडेंट है, तो क्या बोल रहा हूँ, इसमें से 2 को क्या बनाना आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो अब तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 शुड बी रेजिडेंट, तो इसमें तो 3 रेजिडेंट आपके पास में ना शायद, हाँ। मिस्टर ए और बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी को आपने क्या किया, डेजिग्नेट, नहीं गलत है सर, ये तो पर्पस नहीं, इस दोनों नॉन रेजिडेंट हो गए, आप ए और बी में से एक बनाओ और सी डी ए में से एक बनाओ, क्योंकि एक रेजिडेंट होना जरूरी है इंडिया का, ठीक है। वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी 3 आउट ऑफ MCD है, तीनों में से एक ना एक होना चाहिए, एक बाहर का भी चलेगा बट एक अंदर का हो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने आपको बताने की कोशिश की अभी आपकी, कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट, आर्टिफिशियल एंटिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। परमानेंट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब तक वाइंड अप ना हो जाए तब तक चलती रहेगी, आप इसको बंद नहीं कर सकते। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर की एंटिटी अलग और एलएलपी की एंटिटी अलग, यानी इनकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी, इनकी लाइबिलिटी भी अलग होगी, फिर आपको ध्यान रखना है। म्यूचुअल एजेंसी, ये तो आपको पता है, पार्टनर एजेंट भी है और वही पार्टनर प्रिंसिपल की श्रेणी में भी आएगा, म्यूचुअल एजेंसी। एलएलपी का एग्रीमेंट है, उसमें क्या लिखे रहते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बोला कंपनी के पूरे आप कैरेक्टरिस्टिक देख रहे होंगे, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी खुद एक आर्टिफिशियल अपने नाम पर प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, सीयू हो सकती है, सीयू कर सकती है। कॉमन सील, वाव, यूज बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर, कौन यूज करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर, जैसे कंपनी में डायरेक्टर करता है। लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी, पार्टनर की, कहां तक, अनपेड अमाउंट तक, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस कौन संभालेगा, पार्टनर। अब एक्सपर्टीज को भी बाहर से अपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हम लोग को पढ़ेंगे, मिनिमम तो 2 रिक्वायरमेंट है, ये तो कंफर्म हो चुका है, मैक्सिमम 50 है, और आप प्रॉफिट के लिए करेंगे। अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो सेक्शन 8 में हो जाना, उससे बेटर रहेगा। इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कन्वर्जन्स, ई फाइलिंग्स, आरओसी के बाद फॉरेन एलएलपी, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, या हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, ये पूरे भी लिख दिए तो काफी एलएलपी के डेफिनेशन के साथ।
एडवांटेजेस क्या है एलएलपी के, ध्यान रखो। ऑर्गेनाइज्ड और ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट पे चलेगा, बिना एग्रीमेंट के कुछ काम करने नहीं वाला एलएलपी। देयर हैज टू बी सम एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट ज्यादा डिटेल्ड और लीगल प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करनी है, जैसे कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे या इनकॉर्पोरेशन के बाद में। फ्लेक्सिबिलिटी है, इजी टू फॉर्म है, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, मेमोरेंडम आर्टिकल जैसी चीजें आपने पढ़ी नहीं है आपको। डीड बनानी है, एड्रेस देने हैं, पर्टिकुलर्स देने हैं, साबित करना है कि रेजिडेंट है, यहाँ पे एलएलपी एस्टैब्लिश हो जाएगी और लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऑल पार्टनर्स एंजॉय एलएलपी, यस। फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां से पैसा लेने ले लो, कोई कंपल्शन नहीं है कि ये हो ना लाइक आपको ओन कैपिटल लेना है, बोरोड लेना है, आपको जहां से जो इकट्ठा, एंड इजी टू डिसॉल्व, आसानी से। आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 नंबर के लिए, तो ध्यान रखना है। इनकॉर्पोरेशन कैसे बनाई जाती है एलएलपी, सेक्शन 11। हर सेक्शन को एक इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह पढ़ना, लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मैंने अच्छे से इसको नोट्स बनाया है। सबसे पहले क्या लिखा है, 2 और 2 से ज्यादा लोग चाहिए, उसमें से पढ़े हो कि नहीं पढ़े, 2 और 2 से ज्यादा लोग चाहिए, नेचुरल पर्सन कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस, यस, विद ए व्यू टू प्रॉफिट, वो अपने नाम दे सकते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। कितने लोग चाहिए, 2 और 2 से ज्यादा। जो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा, जिसको आप कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप उसको फाइल करो आरओसी के पास में। आरओएफ, अब आरओसी होगा ना, कंपनी की तरह ही तो है नहीं, जैसे पार्टनरशिप फर्म का आरओएफ होता है, ये कंपनी आरओसी के पास जाएगा। फीस पे करो, किसके पास सबमिट करो, रजिस्टर ऑफ स्टेट, जहाँ एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस। ये खत्म हो गया इतना। इनकॉर्पोरेशन के लिए समझा क्या करना है, आप कौन कौन से स्टेटमेंट फाइल करने, गौर से देखो। जो कंपनी में पन्ने पड़े थे ना इनकॉर्पोरेशन के टाइम, कंपनी तो है यार एक प्रकार की, नाम एलएलपी है बट ऑलमोस्ट चीज है कंपनी जैसी। देयर शेल बी फाइल्ड, ये जो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना, इसका स्टेटमेंट फाइल करोगे आप किसके पास, आरओसी के पास। अब ये स्टेटमेंट रहेगा जो आप इनकॉर्पोरेशन के लिए स्टेटमेंट दे रहे हो। क्या स्टेटमेंट होता है कि भाई जो मेंबर्स है वो इंडियन रेजिडेंट्स है, लॉफुल बिजनेस करने वाले हैं, किसी भी प्रकार का कन्विक्शन नहीं है 5 साल में, कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं रहा प्रमोशन में, इनकॉर्पोरेशन में। अब इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एलएलपी के, वो हमने बराबर फॉलो की, कंप्लाइंट किया। तो किसका डिक्लेरेशन रहता है इसमें, एडवोकेट का, कंपनी सेक्रेटरी का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का और कॉस्ट अकाउंटेंट का। जो इन प्रकार के एलएलपी के फंक्शन, एक प्रकार का क्या होता है, ये बोले यार एफिडेविट, रिटर्न डिक्लेरेशन, भैया जो एलएलपी कर रहा है वो सब बराबर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके कर, और उनका भी साइन रहेगा, डिक्लेरेशन रहेगा, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब किया, मिनिमम 2 मेंबर्स। क्या 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 गारंटी दे रहे हैं, जल्दी बोले लोग कि हमने हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, किसकी, एलएलपी के। जो एलएलपी एक्ट था उसकी हर रिक्वायरमेंट को हमने फुलफिल किया है डिक्लेरेशन के साथ। स्टेटमेंट टू बी फाइल, किसको स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो, आरओसी को। कुछ छुपाना नहीं तो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, पार्टनर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, इनसे रिलेटेड मैटर। अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा रहेगा, ये पूछ सकता है ना अपने को, ये इसमें ना छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, तुरंत पढ़ते जाने। शेल बी इन फॉर्म, जिस फॉर्म में बोलोगे उस फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे। जिस फॉर्म में बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, जिस फॉर्म। नाम एलएलपी का, अब ये ना इसमें वैसे ही है, नाम जो होगा एलएलपी का वो किसी और एलएलपी जैसा नहीं होना, किसी और कंपनी जैसा नहीं होना, रिजेम्बलेंस नहीं होना, नेशनल एम्बलेम्स यूज नहीं करना है आपको, अनडिजायरेबल नहीं होना, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हर्ट नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के अफर्मेशन नहीं दिखना चाहिए उसमें। पर्पस क्या, प्रपोज बिजनेस क्या, किस प्रकार के बिजनेस को इन्वॉल्व करें, प्रॉफिट मेकिंग होना है तो कंफर्म हो चुका है। जहां आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो बताइए, किस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन, जो लोग पार्टनर बन रहे हैं एलएलपी में, उनका पूरा पर्टिकुलर, ठीक है। स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन हु आर डेजिग्नेटेड पार्टनर चुनेंगे, इसमें वन ऑफ द पर्सन शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है हमको देने के लिए वो दे दो आपको, खत्म बात। ये डॉक्यूमेंट में लिखा होना चाहिए, ठीक है। पूछ सकता है क्वेश्चन, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड व्हिच ही नोज। अब ध्यान दो, अगर मैंने आपको पढ़ाया था कंपनी में भी, अगर आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर पार्टनर्स को पता था कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बिजनेस को लेके, पार्टनर्स की डिटेल्स को लेके, कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके, सब झूठ है जो कह लेगा इसमें। पर्सन नोज टू बी फॉल्स एंड डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, उसको पता था सब झूठ है, सब झूठ है। जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व थे ना, और जो भी एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन्वॉल्व थे, क्या लिखा इसमें, 2 साल तक की सजा और 10,000 तक का कम से कम फाइन, जो एक्सटेंड हो सकता है 5 किनकी बात चल रही, कौन कौन जाएगा यहाँ पर, पार्टनर्स जाएंगे, है ना। उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर भी आ गया, प्लस जो प्रोफेशनल्स थे जिनके मैंने नाम दिए। इफ दे नो कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो झूठी है, ये सच नहीं है। ये खत्म हो गया। अब सेक्शन 12, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अब ये जो बी और सी था, क्या था बी और सी,
जो हमने पढ़े अभी, ये बी और सी जो हमने ऊपर अभी पढ़ी कोशिश की, ए बी सी। वो बोल रहा है व्हेन द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय बी एंड सी ऑफ क्लॉज सबसेक्शन 11, अगर आपने फुलफिल कर लिया ना, स्टेटमेंट्स दे दिए, डिक्लेरेशंस दे दिए, डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेगा कौन, रजिस्ट्रार, है ना। और जब तक ए वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, ए में क्या लिखा है देखो, 2 और मोर पर्सन लॉफुल बिजनेस, जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि प्रॉफिट मेकिंग और लॉफुल नहीं है, 2 और मोर पर्सन नहीं है, तब तक कि मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं दूं। बाकी स्टेटमेंट तो मिल गए आपके सबके, है ना। कितने दिन के अंदर देना है आपको, 14 दिन के अंदर बताना लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट और 2 और मोर पर्सन। जैसे ये हो गया, तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई एलएलपी क्या हो चुकी है, इनकॉर्पोरेटेड नाम के साथ में। कौन से 2 लोग, 2 और मोर पर्सन की इन्फॉर्मेशन, उसमें से एक रेजिडेंट, मतलब उसमें से नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में एक रजिस्टर्ड, लॉफुल बिजनेस, कंफर्मेशन के लिए टाइम लगता ना भाई, और क्या था, प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, ओके। द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी, जो ऊपर अपन ने पढ़े, वो उसके लिए सफिशिएंट एविडेंस होगा कि भैया आपने क्लॉज ए को फॉलो किया है। क्या है क्लॉज सी, एक बार रिपीट कर लो। अब ये स्टेटमेंट्स आप फाइल कर रहे हो, अब इतने सारे लोगों के साइन है उसमें, इतने एक्सपर्ट्स के, तो मान के चलेंगे ना कि जो ऊपर के लोग हैं, जो ऊपर जो बताया गया प्रॉफिट लॉफुल बिजनेस, वो सही होगा, क्योंकि हम तो भरोसा करेंगे एडवोकेट पर, सीए पर, करेंगे कि नहीं करेंगे। ये आपको सेपरेट क्वेश्चन आएगा इनकॉर्पोरेशन अगर पूछा तो, सेपरेट, कैसा, सेपरेट क्वेश्चन, है ना। और जो क्लॉज बी में जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको लिखा, सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी और सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार एंड अथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सी। ये जो सर्टिफिकेट मिला कौन सा, इनकॉर्पोरेशन का, किसके द्वारा, किसके द्वारा, आरओसी के द्वारा। लिखा ना इसमें, कंक्लूसिव एविडेंस है कि एलएलपी रजिस्टर्ड हो चुकी है, पुख्ता सबूत है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको। कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद, क्लॉज ए की, क्लॉज बी की और क्लॉज सी की, ये दोनों फुलफिल है, मान लो ये भी फुलफिल है। यार कोई साइन कर रहा है अगर कोई एक्सपर्ट, तो मेंबर्स, पार्टनर्स और बिजनेस के नेचर को देख के कर रहा होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, ये तो आप लोगों को पता है सेक्शन 30 कहाँ होगा, जहाँ कंपनी, जहाँ एलएलपी रजिस्टर्ड है, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है। क्यों जरूरी है रजिस्टर्ड ऑफिस, कम्युनिकेशन के लिए, जितनी भी नोटिस आएंगे किसके द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। और डॉक्यूमेंट में भी सर्व ऑन एलएलपी और पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय सेंडिंग इट, किसके थ्रू जाएंगे वो, जितने भी नोटिस रहेंगे, पोस्ट अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय अदर मैटर, तो इलेक्ट्रॉनिकली जाएंगे, फिजिकली जाएंगे, तो वो जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उसके थ्रू जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में जाएंगे। और एनी अदर एड्रेस, अगर आपको ऐसा लगता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस में इतनी मात्रा बच्चे की जरूरत है, तो आपने एक छोटा सा ऑफिस खोल के रखा जहाँ आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन आते हैं। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, ये समझ में आ रहा है ना। रजिस्टर्ड ऑफिस, आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है मुंबई से पुणे लाना, लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मगर वो जो चेंज करोगे आपको आपका रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। और अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रीब्यूट किया, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया बट बताया नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस झूठा बताया, तो जो आपके पार्टनर्स है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, 2000 से लेकर 25,000 तक का फाइन लगेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट पूछ सकता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलो, सेक्शन 14 मैंने आपको भी बता दिया। नाम सेक्शन 15 नाम क्या होना, रिजेम्बलेंस नहीं होना किसी और एलएलपी और कंपनी को, अनडिजायरेबल नहीं होना। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो वर्ड आगे क्या लगेगा, लिमिटेड लगेगा। और एलएलपी की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के मैंने हॉस्पिटल देखे आगे एलएलपी लिखा रहता है लास्ट वर्ड्स। नो एलएलपी शेल बी रजिस्टर्ड बाय नेम, वही डिजायरेबल नहीं, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हर्ट नहीं करना है, रिजेम्बलेंस नहीं होना किसी और एलएलपी और किसी और कंपनी से, प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस नहीं दिखना, पेट्रोनेज नहीं यूज करना, गवर्नमेंट के नाम भी यूज नहीं करना है, जो अपने पढ़े यार, किसी का ट्रेडमार्क यूज नहीं करना, किसी का सिंबल यूज नहीं करना, जो लोगों के मन में एक भय पैदा करे, भय नहीं, कंफ्यूजन पैदा करे। ट्रेडमार्क में क्या रहता है आपका, जो सिंबल्स होते हैं कंपनियों के ना, क्लियर। तो आपको पूछ सकता है नाम के सेक्शन 15 लिखो, नाम को लेकर क्या इश्यूज है, आपको बता दिया मैंने। नाम रिजर्व कर लोगे आप, बिल्कुल करोगे यार, क्योंकि आपका नाम भी तो चाहोगे ना कोई और यूज ना करे। रिजर्वेशन ऑफ नेम 16, अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर एक्टिविटीज बाय, फीस पे करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा नहीं, किसको, रजिस्ट्रार को, फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम आउट इन द एप्लीकेशन। अब क्या क्या लिखा रहेगा देखो उसमें एप्लीकेशन, हमने कौन सा नाम प्रपोज किया है, बराबर है कि नहीं बराबर। द नेम टू विच एलएलपी प्रपोज टू चेंज इट्स नेम,
या जो नाम पहले था अब हम चेंज कर रहे हैं, तो नया नाम अगर और में लिखा है, अगर आप नाम चेंज करने बोल रहे हो। अब ये एप्लीकेशन मिल गई अंडर सबसेक्शन 1 में, और पेमेंट भी आपने फीस पे कर दिया किसको, एलएलपी रजिस्ट्रार को दे दिया ना आपने, प्रपोज नेम भी दे दिए, और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे और नाम चेंज करने पड़ा तो चेंज नेम भी दे दिए। बराबर रूल्स आपने फॉलो किए सब कुछ। क्या लिखा है इसमें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ द नेम टू बी रिजर्व इज नॉट वन विच में बी रिजेक्टेड ऑन एनी ग्राउंड रिफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15। ये वो नाम है जो किसी की तरह नहीं है, किसी के जैसा नहीं है, तो कितने कितने महीने तक आप रिजर्व करके रख सकते हो, लिखा रिजर्व द नेम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। जिस दिन रजिस्ट्रार ने आपके नाम को कंफर्म किया ना, उससे 3 महीने तक वो आपके नाम पर हो गया, फिर वो ऑब्जर्व करता है ना कि और किसी के जैसा तो नहीं है, फिर वो कंफर्म, फिर वो चेंज करने बोल सकता है। बट उसने अगर कंफर्म करके बता दिया तो 3 महीने तक तो कोई आपके नाम को छेड़ नहीं सकता। ठीक है, ये चेंज वाला है ना, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कई बार नहीं पता चलता ना भाई कि नाम सिमिलर है कि नहीं। ये सेक्शन चेंज नेम पर आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि जो नाम चेंज हुआ वो सही है, गलत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जो नाम बोले थे वैसे नहीं है, जो नाम नहीं बोले थे वैसे नहीं है, और जो नाम बोले थे वैसे हैं। सबसेक्शन 215 बोला। ठीक है, ओके। कब कब नाम चेंज किया जाएगा, तो बोल रहा है 15-16 में जो लिखा है उसको हम नहीं मानते, ठीक है, नथिंग कंटेंट इन सेक्शन। सेक्शन 17 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ये जो एलएलपी रजिस्टर्ड है जिस नाम से, उसका नाम सिमिलर है, गवर्नमेंट के पैट्रोनेज दिखा रहा है, एग्जिस्टिंग कंपनी एलएलपी के नाम से लग रहा है, आइडेंटिकल है, रिजेम्बलेंस है, बोलने में बहुत सिमिलर लग रहा है, सुनने में सिमिलर लग रहा है, चेंज कर दो, जिससे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। सेक्शन 17 स्टेप्स क्या है, नाम का रिजर्वेशन होगा जो हमने भी पढ़ा, इनकॉर्पोरेट होगा और एग्रीमेंट बनाया जाएगा। डेफिनेटली यही प्रोसेस होगी। 1 2 3 पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन, सेक्शन 22। ध्यान दो, बन गई एलएलपी, ध्यान दे दो यार। तो जो लोगों ने साइन किए थे, सब्सक्राइब किए थे, मिनिमम कितने थे, 2। इट पार्टनर्स और एनी पर्सन, उनके अलावा जो 2 के अलावा, अब वो 2 के अलावा नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। एक एग्रीमेंट बनाएंगे वो लोग, क्या बनाएंगे, एक एग्रीमेंट। अब हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे सेक्शन 22। ध्यान देना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपको, डायरेक्ट बोलेगा रिलेशनशिप में। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखे रहते हैं, पहले सब रिपीट करेंगे साथ में मेरे, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। और राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे चलेंगी, जल्दी बोलो, बाय एलएलपी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स, है ना। बिटवीन द पार्टनर्स मतलब विद इन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। अब ये देखो क्या लिखा उसमें, एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस, अगर उसमें किसी प्रकार के चेंज आते हैं, प्रॉफिट रेशियो को लेकर, लायबिलिटी को लेकर, किसी को अगर आप कर रहे हो, तो आपको वो चेंज किसको फाइल करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार को, फीस पे करते हुए। एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन द पार्टनर्स, देखो क्या लिखा है इसमें, इनकॉर्पोरेशन के पहले अगर कोई एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, जो भी पार्टनर बनने के, राइटिंग में, जिन्होंने अपना नाम दिया इनकॉर्पोरेशन के टाइम, है ना, प्रोवाइडेड सच एग्रीमेंट इज रेटिफाइड बाय ऑल द पार्टनर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। व्हाट इज दैट मीन, एक एग्रीमेंट बना बिफोर इनकॉर्पोरेशन, अब जो एलएलपी बनी नहीं है, आपने उसके लिए कौन सा एग्रीमेंट बना लिया, तो बोलो जैसी एलएलपी बनेगी तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन क्या करना, आप सेम एग्रीमेंट को जो आपने बनाया था ना इनकॉर्पोरेशन के पहले, उसको रेटिफाइड कर लो, मतलब फर्दर कंफर्म कर लो से पूरे पार्टनर्स के साथ कि जो हमने बनाया था उसके लिए एग्री करते हो कि नहीं करते। फर्दर रेटिफाइड, रेटिफाइड का मतलब सबको पता है, फर्दर कंफर्मेशन। ठीक है, और कोई एग्रीमेंट नहीं है अगर आपका, तो फिर एलएलपी में जो एलएलपी के फर्स्ट शेड्यूल्स में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है फुलफिल करना है, उसी को फॉलो करना है। अगर आपने कोई एग्रीमेंट में राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं लिखे, तो राइट्स एंड ड्यूटीज कहाँ लिखे, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। हो गया खत्म, ऊपर जो पढ़े ये इनकॉर्पोरेशन, ये म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब सीजेशन मतलब आप एलएलपी अगर छोड़ के चले गए, निकाल दिया गया, तो आपका इंटरेस्ट कब तक खत्म हो जाएगा, 24। ये आ सकता है, बहुत चांस है। एक व्यक्ति अब वो पार्टनर नहीं रहा एलएलपी का, अकॉर्डिंग विद एन एग्रीमेंट, या तो एग्रीमेंट था आपका कि 5 साल के लिए हम मिले या 10 साल के लिए मिले, तो छोड़ दिया पर्टिकुलर, अब एग्रीमेंट नहीं है, तो कैसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप एलएलपी छोड़ के जाओगे, एक नोटिस देना पड़ेगा आपको दूसरे पार्टनर्स को, कितने दिन पहले, कम से कम 30 दिन पहले, और अपने इंटेंशन बताने पड़ेंगे, आप क्यों एलएलपी छोड़ना चाह रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में 21 दिन पहले था, 14 दिन या 21 दिन पहले या 30 दिन, ये मेन है। अब कैसे कैसे जाएगा, कैसे कैसे आपकी मेंबरशिप खत्म होगी वहां से। अ पर्सन शेल सीज टू बी अ पार्टनर, वो को पार्टनर नहीं रहेगा एलएलपी में, पढ़ो क्या लिखा, उसकी डेथ हो गई,
है ना, या एलएलपी का डिसोल्यूशन हो गया तो वैसी मेंबरशिप खत्म, या वो अनसाउंड घोषित कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, भैया ये आप व्यक्ति किसी भी प्रकार से साउंड नहीं है, दिमागी तौर पर खराब हो चुका है, बराबर है, या और ये इफ अप्लाइड या फिर वो डिक्लेयर हो चुका है कोर्ट के द्वारा क्या इंसॉल्वेंट, तो फिर ऐसे व्यक्ति की मेंबरशिप तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हाँ जी, ये सीजेशन पे आपको क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्ट ये लिखना है कब कब खत्म हो जाएगा, डेथ, डिसोल्यूशन, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड हो गया कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। और अगर आपको कोई एग्रीमेंट नहीं, अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो कितने दिन पहले बताओगे, 30 दिन पहले बताओगे कि हम क्यों छोड़ रहे हैं आपके एलएलपी एज ए पार्टनर, इंटेंशन के साथ। अब क्या लिखा है इसमें देखो, अगर आप पार्टनर नहीं है उसके, ये तो अपन ने पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़े, तो बेटा तुम पार्टनर नहीं, बट पहले तो थे, पहले के जितने कांड हो गए उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए। क्या लिखा उसमें, द टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द एलएलपी डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन, जो उसके रहते में उसने बियर की है, कोई डेट हो चुकी है, कोई लोन होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, है ना, जब वो पार्टनर था तब वो लोन लिया गया था, तो उसके लिए तो कैसे वो डिस्चार्ज होगा, वो तो पे करना ही पड़ेगा, और बेनिफिट भी होगा तो बेनिफिट भी मिलेंगे। अब क्या लिखा देखो, वेयर अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, नहीं रहा वो पार्टनर, सीज टू बी अ पार्टनर अनलेस समथिंग प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ दिया तो बात अलग है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, द फॉर्मर पार्टनर, जो पहले पार्टनर था, और अ पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेथ, या वो व्यक्ति जो उसके डेथ या इंसॉल्वेंसी पर जिसको हिस्सा मिलने वाला था, शेल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम एलएलपी। क्लियर है, या तो फॉर्मर पार्टनर्स को मिलेगा जो उसके जाने के बाद रह गए, अगर उसने बोला, अगर एग्रीमेंट में लिखा है फॉर्मर मतलब जो बच गए, या डेफिनेटली उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या ऑफिशियल रिसीवर। ठीक है, कब, अगर उसकी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई या अनसाउंड हो गया। ठीक है, एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल, डेफिनेटली इतना पैसा मिलेगा जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में दिया गया था। फॉर्मर मतलब जो पार्टनर अब रहा नहीं, या तो उसको खुद को मिलेगा या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को डेथ के टाइम पर, या ऑफिशियल रिसीवर को अगर वो इंसॉल्वेंट, खुद को तो मिलेगा। फॉर्मर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो पार्टनर नहीं है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, जब प्रॉफिट जमा कर करके रखी है एलएलपी, तो लॉसेस को माइनस करके जो बचेगा वो भी दो आप उसको, कब तक का, जब तक वो पार्टनर है तब तक का एक्यूमुलेटेड, समझ रहे, हर साल जो आपने प्रॉफिट जमा किए, तो अब दोनों वो प्रॉफिट का भी हिस्सा दो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो मिलेगा ही वापस उसको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी मिलेगा, बट लॉसेस माइनस करने के बाद, और कब तक, जब तक वो पार्टनर था तब तक। ठीक है, सिंपल है, जो अब पार्टनर रहा ही नहीं, या उसकी इंसॉल्वेंसी और डेथ पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल रिसीवर, उनको सिर्फ हिस्सा मिलने वाला कैपिटल कंट्रीब्यूशन का या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते मैनेजमेंट, ये आपको ध्यान रखना। कितना अच्छा पॉइंट था ये जो अपन ने पढ़ी सीसेशन वाला, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आया नहीं ना आज तक ये। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर, सेक्शन 25, ओह, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर, क्या लिखा है, एवरी पार्टनर शुड इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज, अगर जैसे आपने नाम चेंज कर रहे हो आप, है ना, या पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, एवरी पार्टनर शुड इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम, उसके नाम में अगर कोई चेंज आ रहा है, उसके नाम में, तो असीफ की जगह काशिफ हो रहा है, और एड्रेस, उसके अगर एड्रेस चेंज हो रहा है, होता है, नाम चेंज होते हैं लोगों के, कई बार ट्रेडिशनली होते हैं, लीगली होते हैं, टीसी में कुछ और लिखा था, स्कूल में कुछ और लिखा है, एग्जाम्पल 15 दिन के अंदर, जिस दिन नाम चेंज करोगे उसके 15 दिन के अंदर आरओसी, है ना, किसको, आरओसी को बता देना, ठीक है, या एलएलपी को बता देना कि भैया मेरा नाम चेंज हो रहा है, तो एलएलपी के एग्रीमेंट में क्या करेगा, वो नाम चेंज कर देगा, और आरओसी को बता देगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम तौसीफ है, आप सब जानते हैं, मेरा नाम अब चेंज हो गया, चेंज कर किसी भी वजह से चेंज हुआ, वो हो गया काशिफ, तो क्या बोल रहा है, जैसे चेंज हुआ उसके 15 डेज के अंदर आप एलएलपी को बताओ कि आपका नाम चेंज हो गया, क्योंकि वो कायम में चेंज लाएगा एलएलपी एग्रीमेंट में, और वो एलएलपी एग्रीमेंट किसको सबमिट करके रहेगा, हम लोग ने आरओसी, तो आरओसी भी फिर उस पर चेंज लाएगा। ठीक है, क्लियर। अभी क्या लिखा, एलएलपी शेयर वेयर अ पर्सन बिकम्स और सीज टू बी मेंबर, या तो कोई मेंबर बनता है या मेंबरशिप छोड़ता है, फाइल नोटिस विद, आपको 30 दिन के अंदर दोनों कंडीशन में, कोई बनता है या छोड़ता है बताना ही पड़ेगा। ओके, है ना, पार्टनरशिप में चेंजेस आ रहे हैं ना, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर, तो आपको वही 30 दिन के अंदर वो भी बताना पड़ेगा। आपको 15 दिन के अंदर वो बताएगा जिसका नाम चेंज हुआ है, एड्रेस चेंज हुआ है वो, और आपको फिर 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। नोटिस टू बी फाइल विद रजिस्टर अंडर सबसेक्शन, है ना, फीस के साथ, फॉर्म के साथ, और वो जो आप नेम चेंज कर एप्लीकेशन भेजोगे, किसकी साइन होगी उसमें, डेजिग्नेटेड पार्टनर भाई सबकी,
ठीक है, अब इसमें क्या लिखा रहेगा, इफ इट रिलेट टू एन इनकमिंग पार्टनर, कोई नया बंदा आ रहा है ना, शेल कंटेन स्टेटमेंट बाय सब पार्टनर। देखो क्या लिखा इसमें, आरओसी का आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को आपने अभी पार्टनर बनाया वो अपनी कंसेंट से पार्टनर बना है, आपने फोर्स या जबरदस्ती या धोखाधड़ी नहीं की है, और साइन है उसकी, है ना, ऑथेंटिकेटेड है, जो भी हमको डॉक्यूमेंटेशन लगेगा उन्हें सब करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, 15 दिन में नहीं बताते हैं, फिर आपको 30 दिन में आरओसी को बताना, आपने नहीं बताया, या आपने इनकमिंग पार्टनर की सिग्नेचर नहीं ली, कंसेंट नहीं ली, क्या लिखा इसमें, ये हर डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसकी जिम्मेदारी थी करने की, उसकी भी 2000 से लेकर 25,000 तक का फाइन, फाइन पेनल्टी याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस याद करो बस, छोटे छोटे सेक्शन। और कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर के अलावा अगर कोई पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, लाइक जिसका नाम चेंज हुआ उसने नहीं बताया, उसकी गलती है ना, सेम फाइन उसको भी, ठीक है। अब ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला केस है, क्या लिखा है इसमें देखो, एनी पर्सन जो पार्टनर नहीं है एलएलपी का, वो खुद भी बता सकता है, मे हिमसेल्फ फाइल विद रजिस्ट्रार नोटिस कि भैया मैं, इफ ही हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस, उसको अगर लगा कि एलएलपी नहीं करेगी, लापरवाह लोग हैं, तो वो खुद बता सकता है कि भैया मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, तो उसकी खुद की भी जिम्मेदारी है, ठीक है, अगर उसे ऐसा लगता है कि एलएलपी बताने वाला नहीं है, ठीक है जी। फिर एलएलपी क्या कर, फिर आरओसी क्या करेगा, आरओसी को जैसे पार्टनर ने बताया, जो पार्टनर नहीं है कि मैं पार्टनर नहीं रहा, वो कंफर्मेशन किससे लेगा, एलएलपी से, बोलेगा बताओ भैया ये खुद से बोल रहा है पार्टनर नहीं हो, तो है कि नहीं है, तो हमको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एक्सटेंट और लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी और पार्टनर्स। पार्टनर एज एन एजेंट काम करता है, हम सबको पता है, एज ए प्रिंसिपल भी काम करता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर। ओ ये चेंज आ गया, पार्टनरशिप एक्ट में क्या था, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी, या आप एलएलपी के एजेंट हो, पार्टनर्स के नहीं, तो डेफिनेटली अदर पार्टनर्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी सेक्शन 27, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन, ध्यान देना, एलएलपी विल नॉट बाउंड डन बाय अ पार्टनर और कोई थर्ड पार्टी से, ये थर्ड पार्टी को ध्यान रखो, इसके हिसाब से समझ में आ जाएगा। अब थर्ड पार्टी को पता है कि जिस पार्टनर से वो डील कर रहे हैं उसके पास ऑथोरिटी नहीं है वो पैसे के लेन देन की, फिर भी आप डील कर रहे हो, तो आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, आप इसको मत बनाना। और अपन पार्टनरशिप में क्या पढ़ते थे, फर्म रिस्पॉन्सिबल होती थी, और वो थर्ड पार्टी नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, फिर भी साला तुम उसके साथ में डील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हमने तो उसको अथॉरिटी दी है, ठीक है। ये दो लाइन खत्म, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूछ सकता है कि कब कब एलएलपी बाउंड नहीं होगा, ये दोनों कंडीशन में। फिर एलएलपी इज लाइबल इफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लाइबल टू एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। अब ध्यान दो, कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कुछ गलत काम कर रहा है कोई पार्टनर, कोर्स ऑफ बिजनेस में, है ना, तो एलएलपी इज लाइबल इफ अ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लाइबल टू एनी पर्सन एज ए रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट। किसी थर्ड पर्सन को नुकसान हुआ और वो थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है ना, दिस एग्जांपल एलएलपी, उसका एक डेजिग्नेटेड पार्टनर है ए और ये है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को नहीं पता था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो तो मान के चल रहे थे कि अथॉरिटी है, तो एलएलपी विल बी रिस्पॉन्सिबल। और ए जो भी काम कर रहा है वो काम ही कर रहा है कोर्स ऑफ बिजनेस में, किसका कोर्स ऑफ बिजनेस, एलएलपी का, और अथॉरिटी के अंदर जाके, ठीक है, तो तब एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगा। ऊपर वाले के हिसाब से एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर थर्ड पार्टी खुद से ही मान के चल रहा है कि इसकी अथॉरिटी, ठीक है। और क्या लिखा है इसमें, एलएलपी जो ए की गलतियों की जो भरपाई करेगा वो कहां से करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी से, ठीक है। एलएलपी की जो खुद की क्या होगी, सेपरेट प्रॉपर्टी। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर 28, डेफिनेटली लिमिटेड लाइबिलिटी तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी नहीं, है ना, ये तो अपने को पता है ना, सिर्फ पार्टनर हो इसलिए आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ओके। और अगर एलएलपी कुछ गलत कांड करती है तो फिर पर्सनल पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जैसे कंपनी में होता है, कंपनी गलत करेगी तो मेंबर्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, वही उल्टा होगा ना, अथॉरिटी के बाहर कोई पार्टनर कर रहा है एलएलपी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, अथॉरिटी के अंदर कर रहा है एलएलपी विल बी रिस्पॉन्सिबल, एलएलपी गलत काम कर रही है द पार्टनर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। होल्डिंग आउट पार्टनर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये वो व्यक्ति है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे एडमिशन शो कर रहा है थर्ड पार्टी के सामने कि मैं पार्टनर हूं, और दूसरे पार्टनर खड़े होकर उस रिप्रेजेंटेशन को एडमिट कर रहे हैं बिना कुछ कहे, मतलब कुछ नहीं कर रहे तो हम मान रहे कि सामने वाला पार्टनर है, और उसके पार्टनर पर अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर एलएलपी विल बी रिस्पॉन्सिबल।
उसकी कही हुई सुनी बातों को, कंडक्ट को, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, बट एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है एलएलपी में। तो फिर जो भी व्यक्ति होंगे एलएलपी के, जो भी लोग होंगे जो उसके सामने रिप्रेजेंटेशन में खड़े थे और जो डिनाई भी नहीं कर रहे थे कि पार्टनर नहीं है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। अब एलएलपी को क्रेडिट मिल गया उसके आधार पर। ए इज नॉट द पार्टनर ऑफ एलएलपी, बट ए इज शोइंग टू XYZ अ बैंक कि मैं एलएलपी का पार्टनर हूं, और वहां पर बी भी खड़ा है जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है एलएलपी का, और वो वहां मना भी नहीं कर रहा है, बता भी नहीं रहा है। हो सकता है ए बहुत रसूखदार, एक बहुत इंपॉर्टेंट गुडविल वाला इंसान हो जिसके आधार पर लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। whether the person representing himself or represented to be partner does not know that the representation has reached the person so given credit, है ना। भले ए ने ऐसे ही बोल दिया बट एलएलपी ने उसके नाम पर लोन ले लिया, तो तेरे को पता है ना, पता हो, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्यों रिप्रेजेंट करना, क्यों खराब रिप्रेजेंटेशन करना, झूठ बोलना। और क्रेडिट मिल गया किसको, लोन मिल गया किसको, वो फेक रिप्रेजेंटेशन से एलएलपी को, ठीक है ना। बोल रहा है एलएलपी विल बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द क्रेडिट, जितना क्रेडिट मिला फाइनेंशियल बेनिफिट में, ठीक है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया कि होल्डिंग आउट पार्टनर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो खुद तो होगा ही होगा, भले उसे पता हो ना पता हो कि बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो किया फेक। एलएलपी विल ऑल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रिसीव्ड। अभी एक नई चीज है, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यू इन द सेम एलएलपी नेम, वही नाम से चल रहा है, the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part, therefore shall not itself make his legal representative or state liable for any act of the LLP after his death. What does that mean? मर गया पार्टनर, है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर, और उस एलएलपी का नाम वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कंटिन्यू यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज। और वो क्या कर रहे हैं मालूम क्या, जो मरा हुआ पार्टनर है उसके नाम का भी यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर बहुत ज्यादा गुडविल हो, उससे उनका भी क्या मिल रहा हो, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहा हो, ठीक है। तो आप मरे हुए आदमी की गुडविल को यूज कर रहे हैं, है ना। जो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं वो डिबेटेबल पॉइंट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को या उसकी स्टेट को लायबल बनाएंगे उसके मरने के बाद, जो नहीं होगी। आप नाम यूज करो बट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को और उसकी स्टेट मतलब प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबल बनाओ आफ्टर हिज डेथ। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, यस, पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज होगी, है ना, लिखा है ना इसमें। अगर आपको डिफ्रॉड कर रहे हो, आप गलत तरीके से पैसे ले रहे हो किससे, क्रेडिटर से, तो लायबिलिटी ऑफ एलएलपी, है ना, एलएलपी और पार्टनर चाहे वो डेजिग्नेटेड हो या ना हो, जिनका इंटेंशन क्या था फ्रॉड करने का, डेफिनेटली अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। ये तो आपको ऐसे ही आया फ्रॉड, तो आप खुद ही लिख डालोगे। अगर एलएलपी और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स और नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स कर रहे हैं तो उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज की जाएगी, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन सुना आपको, अगर क्वेश्चन पूछा कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है बड़ा, एलएलपी को नहीं पता है बात, पर थर्ड पार्टी को थोड़ा ना पता थी ये बात कि एलएलपी को पता है कि नहीं पता है, तो एलएलपी की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड ही होगी, ये बताया ना, जितनी प्रॉपर्टी उतनी लायबिलिटी, अनलिमिटेड, ठीक है। ऊपर जो लिखा अपन ने वही है। और फ्रॉड में सजा कितनी, 2 साल 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन। और अगर उस फ्रॉड में कौन इन्वॉल्व हुई है, ओ माय गॉड, एलएलपी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर एम्प्लॉय उनका बस कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ एलएलपी गलत तरीके से। कौन कौन है, एलएलपी पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय, है ना। देन विदाउट प्रेजुडिस टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हिच में अराइज अंडर एनी लॉ, द एलएलपी और सच पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर उनको पे करना ही पड़ेगा कंपनसेशन, जिन उनकी वजह से जिनको भी नुकसान हुआ। किस किसको, एलएलपी, एनी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय। अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट मैनर में कांड कर रहे हैं तो जिसको भी नुकसान होगा उनसे उनको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के खिलाफ जाते हुए हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर इसके नॉलेज के बिना करेंगे तो एलएलपी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। इसके नॉलेज में होना चाहिए, किसके कांड, पार्टनर के, डेजिग्नेटेड के और एम्प्लॉय के। ये तो विसिल ब्लोइंग तो इट्स लाइक सीटी बजा के, सीटी मतलब फिजिकली नहीं, हल्ला करके बताना कि एलएलपी में गलत कांड हो रहा है। आपको पता है ना, बहुत सारे विसिल ब्लोअर होते हैं जो करप्शन बाहर निकलता है ना बड़ी बड़ी कंपनियों से, वो विसिल ब्लोअर के थ्रू जाता है। ये वो लोग होते हैं जो गलत कामों को बाहर उजागर करते हैं कोर्ट के सामने। देखो क्या लिखा है इसमें, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव, या तो रिड्यूस कर देगा पनिशमेंट को या माफ कर देगा, किसकी, जो पेनाल्टी लगाई गई किस पे, एनी पार्टनर या एम्प्लॉय पर, अगर वो अपने एलएलपी के गलत काम या गलत कांड को या एक्चुअल पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम बता दे या उसका कच्चा चिट्ठा सामने खोल दे।
इफ दे आर सेटिस्फाइड दैट द सच पार्टनर और एम्प्लॉय हैज प्रोवाइडेड यूजफुल, उसने कुछ अच्छी काम की बात बताई है ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, एलएलपी की फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या एनी इन्फॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर और एम्प्लॉय लीड्स टू एलएलपी, ठीक है ना इसमें, और एनी पार्टनर और एम्प्लॉय सच एलएलपी बीइंग कन्विक्टेड, उनकी गवाही से कोई और फंसा, फंसा मतलब जो एक्चुअल गुनाहगार थे, क्लियर है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, विसिल ब्लोअर्स, जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं। अब उसका मतलब क्या देखो सर, नो पर्सन, नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एनी एलएलपी मे बी, ना तुम मुक्त होगे बेटा अपनी लाइबिलिटी से, ना डिमोट होगे, ना कम होगी, ना सस्पेंड होगी, ना थ्रेटन और हरास और इन एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिज एलएलपी एंड एम्प्लॉयमेंट मियरली बिकॉज ऑफ हिज, क्या बोल रहा है, सिर्फ तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे को डिस्चार्ज कर देंगे, डिमोट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, ये नहीं होने वाला। इसको भी सजा मिलेगी बट कम, इसको भी सजा मिलेगी बट कम। विसिल ब्लोअर, बोलना मत, ये आज तक नहीं आया, बहुत चांस है शॉर्ट रन में आ सकता है। कौन है ये, वो लोग हैं जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन या इनसाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज ए पार्टनर और एम्प्लॉय, किसको, कोर्ट और ट्रिब्यूनल को। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आ चुका है एग्जाम में, मगर फिर भी पढ़ेंगे। इन लोग भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बिल्कुल दिनचर्या, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स एंड रिकॉर्ड्स और ऑडिट को भी मेंटेन करते हैं। सेक्शन 34 में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, आरओसी के पास फाइल करना है हर साल अंत में। क्या क्या है उसमें, ईच ईयर का आपका एग्जिस्टेंस क्या है, पैदा है, एलएलपी है, चल रही है भैया, फाइनेंशियल कैश बेसिस, जो जो पैसा आपको मिला, एक्रूअल बेसिस मतलब जो रिसीव हुआ, इनकम एक्सपेंडिचर आपकी, डबल एंट्री सिस्टम, वही इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना ही है भैया। कहाँ रखोगे इसको, रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखना और आरओसी के पास फाइल करना, ठीक है। आपको एक इंसॉल्वेंट अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी भी देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। व्हाट इज सॉल्वेंसी स्टेटमेंट, कि भैया हम फाइनेंशियली स्टेबल है, हमारे से बिजनेस करना नुकसानदायक नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, आपके बैंक अकाउंट्स दिखाने पड़ेंगे आपको कि आप इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले हैं। हर फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी देना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली क्या हो, स्टेबल हो। इसके ऊपर के जितने टॉपिक पढ़ा है ना, विसिल ब्लोअर, रिलेशंस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेम, चेंज ऑफ नेम, सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रिवीजन करना हूं। शुरू के तो बहुत इजी है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट होगा किसके द्वारा साइन होगा, कौन सा स्टेटमेंट है बाबा, सॉल्वेंसी वाला। एवरी एलएलपी शेल फाइल विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर, फीस के साथ। और जो अकाउंट्स ऑफ एलएलपी है वो ऑडिट किसके द्वारा किए जाएंगे, डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड रूल्स, इनका भी वही आईसीआई के रूल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे इन लोग। और अगर आप ये सब फॉलो नहीं करते हैं जो ऊपर बढ़ाया गया है, अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी हर 6 महीने के अंदर फाइनेंशियल खत्म होने की फाइल नहीं करते, 25,000 तक का फाइन कम से कम, एक्सटेंड टू 5 lakhs, ठीक है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई फाइल करना था ना, उसी की साइन होती है, तो उसकी कितना है उसका फाइन, 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। एनुअल रिटर्न क्या होते हैं, रिटर्न मतलब क्या होते हैं, आपने साल भर में जो भी पैसे का लेन देन किया, जितने भी लेन देन किए, उसकी रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है साल के। एनुअल रिटर्न ऑथेंटिकेटेड, रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 60 दिन के अंदर, फीस के साथ। सर लिखा उसमें एलएलपी का जो फाइनेंशियल ईयर वो 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, एनुअल रिटर्न कब फाइल करोगे आप, तो डेफिनेटली 60 दिन के अंदर, 30 मई के अंदर, ठीक है। अरे सही है क्या, आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। और अगर आप नहीं कर पाते एनुअल रिटर्न भी फाइल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिन के अंदर, एलएलपी का फाइन कितना होगा, एलएलपी भी तो एक एंटिटी, उसको भी तो फाइन लगेगा 25,000 से 5 लाख। और डेफिनेटली डेजिग्नेटेड पार्टनर, नेचुरल पर्सन को कितना लगेगा, 10,000 से 1 लाख, थोड़ा कम है इनको, एलएलपी को ज्यादा है, एंटिटी को, एनुअल एंटिटी, आर्टिफिशियल एंटिटी को ज्यादा है, नेचुरल पर्सन को कम। कन्वर्जन ये भी आ चुका है, बट वही है, आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, एलएलपी में अगर कन्वर्जन हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, सेक्शन 55A, और पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट इनटू एलएलपी, अगर फिर वो एलएलपी में आएगा तो लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा, आर्टिफिशियल एंटिटीज हो जाएंगी। प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में आना है तो वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थर्ड शेड्यूल में दिया हो। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी आ सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, काय में, एलएलपी में, फोर्थ शेड्यूल पूछ सकता है ना आपको, थर्ड शेड्यूल में इसका है, सेकंड शेड्यूल में फॉर्म का है, और थर्ड शेड्यूल में प्राइवेट कंपनी का। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सेक्शन याद रखो, 55, 56 और 57A। अब कन्वर्जन हो गया, तो कन्वर्जन में क्या होगा, कौन कौन कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो फिर उनको पहले वो अगर कंपनीज एक्ट फॉलो करते थे, या फॉर्म अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करती है, तो अब क्या फॉलो करेंगे मतलब एलएलपी एक्ट, और नाम का क्या लगेगा, एलएलपी, और लिमिटेड लग जाएगा। बराबर है कि नहीं, उनको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो एलएलपी के नाम से मिलेगा।
बराबर है कि नहीं बराबर है? उसमें एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। उसमें क्या लिखेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस और राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब क्या लिखा उसमें? तो एलएलपी शैल विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स और रजिस्टर ऑफ कंपनीज। जो पहले रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स मतलब कौन? फॉर्म वाला, और रजिस्टर ऑफ कंपनीज मतलब जो प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी वाले। जैसे इन्होंने एलएलपी में कन्वर्ट कर लिया अपने आपको, रजिस्टर्ड कर लिया, तो रजिस्टर्ड होकर 15 दिन के अंदर आप बता देना कि भैया हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो वो क्या करेंगे? जैसे महाराष्ट्र में आप थे, मुंबई में आप थे, अब आप दिल्ली में आ गए, एलएलपी कन्वर्ट हो गई, तो मुंबई वाला आपका नाम हटाएगा ना अपने रजिस्टर ऑफ कंपनी से या रजिस्टर ऑफ फॉर्म से, नाम खत्म करेगा ना वहां से। तो उनको बताना जरूरी है। और आप पहले क्या फॉलो करते थे, ये अब आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या फॉलो करेंगे? एलएलपी एक्ट। ठीक है जी। और कन्वर्जन हुआ तो कौन कौन थे उसमें? पहले पार्टनर्स थे फॉर्म में और शेयर होल्डर्स थे कंपनी में। ठीक है, तो उनका भी तो रोल कन्वर्ट होगा, उनकी भी स्टेटस चेंज होगी, उनकी भी कंसेंट लगती है कन्वर्जन के पहले, उनकी कंसेंट लगेगी। कन्वर्जन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप समझ में आ ही गया होगा। कौन कौन कन्वर्ट हो रहा है? रिपीट करो। पार्टनरशिप फॉर्म, प्राइवेट कंपनीज और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का में कन्वर्ट हो रहे हैं एलएलपी में, सेक्शन 58। उसका इफेक्ट क्या होगा? नाम क्या लिमिटेड एलएलपी आ जाएगा। और जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे अपने आप, तो एलएलपी कन्वर्ट होने के एलएलपी में कन्वर्ट हो गए तो उसके 15 दिन के जैसे कन्वर्ट हो उसके 15 दिन के अंदर आप किस को बताओगे? जो आपकी पुरानी रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स और रजिस्टर ऑफ कंपनीज है कि हम कन्वर्ट हो चुके हैं। और कौन कौन से एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको? पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2030। ठीक है। और जो आपके पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स थे जो पहले, अब वो कौन से एक्ट को फॉलो करेंगे? एलएलपी एक्ट 2008 को। वो पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स ही रहेंगे, बट वो एलएलपी एक्ट को फॉलो करेंगे, उन पे भी वो एप्लीकेबल होगा। खत्म हो गया, ज्यादा बचा नहीं, फिनिश। ओके। और जैसे ही आप एलएलपी में कन्वर्ट हुए, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो एलएलपी आ जाएगा, एक नाम रहेगा, उसका नाम क्या लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में एलएलपी का नाम क्या आ गया? लिमिटेड लिखा रहेगा। कन्वर्ट होगा ना। जो भी टेंजिबल और इंटेंजिबल है, मूवेबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आपकी ट्रेडमार्क था, पेटेंट था, कॉपीराइट थे, जो किसके नाम पे थे? पहले रिपीट करो। फॉर्म के नाम पर, कंपनी के नाम पर लिस्टेड, वो सब किसके नाम पे आ जाएंगे? एलएलपी के नाम पे आ जाएंगे ना। जो राइट्स और प्रिविलेजेस ऑब्लिगेशन सब एलएलपी के नाम पे आ जाएंगे। अगर फॉर्म की कोई सब्सिडरी थी, एक सेकेंड, बच्चों, अगर फॉर्म की कोई सब्सिडरी थी, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो ये होगा ना भाई, जितनी प्रॉपर्टी होंगी, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल जो है ना, वो सब एलएलपी के नाम पे आ जाएगी। जितनी ऑब्लिगेशंस और राइट्स वो भी सब आ जाएंगे। अच्छी चीजें आएंगी तो बुरी चीजें भी आएंगी। अगर कोई अंडरटेकिंग्स थी, लाइक सब्सिडरीज, लाइक कोई एसोसिएट कंपनी या कोई एक्वायर कंपनी थी जो फॉर्म की, कंपनी की, अब वो किसके नाम पे आ जाएगी? एलएलपी के नाम पे आ जाएगी। ठीक है ना? क्लियर है? जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे वो सब एलएलपी के नाम पे आ जाएगा। ठीक है। और ये अपने आप क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व, है ना? कहाँ से डिसॉल्व हो जाएंगे? रजिस्टर ऑफ फॉर्म से और रजिस्टर ऑफ कंपनी से। कितने दिन के अंदर? उनको 15 दिन के अंदर बताया उन्होंने, अगले कुछ दिनों के अंदर या 30 दिन के अंदर हटा दिया। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो पुराने इनके फॉर्म, रजिस्टर ऑफ फॉर्म से रजिस्टर ऑफ कंपनी से। फॉरेन एलएलपी आया नहीं आज तक, चांस आ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन, वाइंड अप वाला आ चुका है, कन्वर्जन आ चुका है, मगर पढ़ना है। बट ज्यादा क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। शुरू की चीजें, रिलेशनशिप पढ़नी है इनकी, होल्डिंग आउट के बारे में पढ़ना है, विसिल ब्लोअर के बारे में पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ने हैं इनके। फॉरेन एलएलपी क्या है? जो बाहर रजिस्टर्ड है और यहाँ पर आके अपनी बिजनेस कर रहे हैं, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस बाहर है, और विद इन इंडिया के काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन बाहर हुआ है, मेन पेरेंट एलएलपी बाहर है, यहाँ आके काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको फिर डेफिनेटली यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन, खत्म है ये, फिनिश कर दिया अपन ने पढ़ के, ये पूरा एलएलपी खत्म कर दिया 1 घंटे में। ओके, ठीक है। मैं भी वाइंडिंग अप को आखिरी दिन पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वाइंडिंग अप वाला क्वेश्चन आ चुका है, तभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको एग्जाम के एक दिन पहले मैं बता दूंगा किस तरीके से वाइंड अप किया था, पर फिर भी बता देता हूँ। एलएलपी को वाइंड अप करना है, डिसोल्यूशन करना है, अगर उसका करेगा कौन? ट्रिब्यूनल ही करेगा। आपको तो पता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करेगा, या कोई कोर्ट कर सकता है। ट्रिब्यूनल की बात होती है, एलएलपी में भी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। कब? अब एलएलपी खुद डिसाइड कर रहा है अगर वाइंड अप होना तो। और अपन ने पढ़े थे, अगर 2 मेंबर से कम हो गए थे और वो बात 6 महीने से ऊपर तक चली गई, 6 महीने से ऊपर तक धंधा चले गया, तो फिर कम कर दोगे और आप डेब्ट्स नहीं पे कर पा रहे। कितना इजी क्वेश्चन आया था, सोचो। आप एलएलपी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ लिबर्टी और
इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के खिलाफ जाके काम किया आपने, इंडिया के लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट के खिलाफ जाके इंडिया के लोगों को धोखाधड़ी की आपने, ऐसे लोगों से काम कर रहे हैं आप जिससे इंडिया का माहौल खराब हो सकता है, इंडिया में इंडिया के लोगों को नुकसान हो सकता है उससे, ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं, ऐसे धंधे कर रहे हैं। या आपने डिफॉल्ट किया क्या रजिस्ट्रार को अपने स्टेटमेंट फाइल करने में, रजिस्ट्रार को अपने एनुअल रिटर्न फाइल करने में, सॉल्वेंसी वाला नहीं फाइल किया आपने 6 महीने के अंदर, कहते फाइनेंशियल खत्म होने के 6 महीने के अंदर, एनुअल रिटर्न कितने दिन के अंदर, फाइनेंशियल खत्म होने के 60 दिन के अंदर। अरे साहब कब से करते आ रहे हैं, 5 साल से करते आ रहे हैं, तो साला बंद करो इसी एलएलपी को, या कोई और रीजन अगर उनको लगते हैं तो खत्म। अरे खत्म ही हो गया ना, फिनिश हो गया। ये लिखा है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनी डॉक्यूमेंट टू बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट में भी फाइल, कोई अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन को इलेक्ट्रॉनिक फाइल करना तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी कॉपी चाहिए अगर आपको एलएलपी के किसी भी डॉक्यूमेंट की, या कोई भी डिटेल्स चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली जो आपने फाइल किया किसके बाद, रजिस्टर के पास, तो कोई भी पार्टनर मांग सकता है, बिल्कुल मांग सकता है सर, है ना। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, उसमें डिजिटल सिग्नेचर होगी, किसके हिसाब से, आईटी एक्ट के हिसाब से, आईटी एक्ट के हिसाब से डिजिटल सिग्नेचर, उसकी एक अलग डेफिनेशन डिजिटल सिग्नेचर की, है ना। ठीक है, यानी कंपनी के एलएलपी के हर डॉक्यूमेंट पर, हर रजिस्टर पर, हर प्रकार के किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट पर एक डिजिटल सिग्नेचर की जाएगी डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा, किसके द्वारा, डेजिग्नेटेड पार्टनर के द्वारा। और वो डिजिटल सिग्नेचर एविडेंस होता है वैलिडिटी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। Any information supplied by the registrar that is certified by the registrar through affixing digital signature to be a true extract from any document filed in, सिंपल है यार, जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार की तरफ से आ रही है, लिखा ना सप्लाइड बाय द रजिस्ट्रार दैट इज सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार, और वो इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के द्वारा ऑथेंटिकेटेड है ना, एफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर के बाद में, तो वो हम मान लेंगे कि ट्रू है। डॉक्यूमेंटेशन हमने वहाँ फाइल किया इलेक्ट्रॉनिकली, रजिस्ट्रार बोलता है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एविडेंस हो गया ना। कौन सा डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो एलएलपी फाइल कर रहा है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स अगर डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइल किए गए तो वो एडमिसिबल एक एविडेंस माना जाता है। ओके, एक्सट्रैक्ट मतलब डिटेल्स ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट्स। इसमें लिखा पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, अगर आपने समय पर फाइल नहीं किए ये डॉक्यूमेंट्स, कौन से, ये ऊपर की जो डॉक्यूमेंट और रिटर्न आपने फाइल नहीं किए, सॉल्वेंसी वाला नहीं फाइल किया, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया इलेक्ट्रॉनिकली, इफ इट इज नॉट फाइल्ड और रजिस्टर्ड इन द टाइम, जो भी आपको टाइम दिया गया था, तो जो टाइम जैसे वो 6 महीने वाला था एक सॉल्वेंसी वाला और ये 60 दिन वाला था, और 300 दिन मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा, वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जितने में आपको फाइल कर देना चाहिए। और क्या लिखा इसमें, ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फी ऑफ ₹100, हर डे का ऐड होती जाएगी, जितने दिन डिले करोगे उतने 100 रुपए ऐड होती जाएंगे। ये आ जाना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर उसमें लिखे सर डॉक्यूमेंट और रिटर्न जो आपको और 300 दिन मिले तो उसमें भी अगर आपने फाइल नहीं किया, लिखा है प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन और लाइबिलिटी अंडर आल्सो बी फाइल्ड आफ्टर द सर पीरियड ऑफ, अब ये 300 दिन भी निकल गए, एडिशनल फी देके आप फाइल कर सकते हो। व्हाट इज दैट मीन, सॉल्वेंसी वाले का टाइम कितना था, 6 महीने, 6 महीने में फाइल नहीं किया तो और 300 दिन, वो 300 दिन में किए तो और 300 दिन मिलेंगे एडिशनल फीस, कितने दिन मिलने वाले भाई। और एनुअल रिटर्न में क्या था, जिस दिन बना उसके 60 दिन के अंदर फाइनेंशियल खत्म होने के, नहीं किए तो 300 दिन, और वो 300 दिन में नहीं किए तो और 300 दिन मिलेंगे, ठीक है, खत्म। ये सब आखिरी में पढ़ना। मेन क्या बोला मैंने आपको, फॉरेन एलएलपी क्या होती है, वो इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन का इफेक्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एनुअल रिटर्न कब फाइल किए जाते हैं, ये सब नहीं है ना, मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या विसिल ब्लोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एलएलपी की लाइबिलिटीज, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, होल्डिंग आउट पार्टनर की वजह से कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो भी होगा और एलएलपी भी रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर उसको कोई बेनिफिट मिलता है, क्रेडिट मिलता है, तो एलएलपी विल बी रिस्पॉन्सिबल। कहां से पैसा देगी, अपनी प्रॉपर्टी से पैसा देगी निकाल, है ना। अगर आप मरने के बाद में भी उस पार्टनर का नाम यूज कर रहे हो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके ऑफिशियल रिसीवर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, यानी दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट, है ना। और वो पर्सनल स्टेट में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आप नाम यूज कर सकते हो पार्टनर का, बट उसकी स्टेट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे। फ्रॉड में सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, बिल्कुल सब पार्टनर्स की, चाहे वो डेजिग्नेटेड हो या डेजिग्नेटेड ना हो। सीजेशन वाला तो बता ही दिया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एलएलपी कब रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा? अगर उसकी अथॉरिटी के बाहर जगह अगर थर्ड पार्टी डील कर रही है, वो थर्ड पार्टी को पता है कि अथॉरिटी के बाहर जगह पार्टनर डील कर रहा है, तो एलएलपी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। और अगर एलएलपी कब रिस्पॉन्सिबल होगा? किसी ओमिशन के लिए, रॉन्गफुल एक्ट के लिए, अगर थर्ड पार्टी को अथॉरिटी के बारे में जानकारी नहीं थी, या वो पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर अथॉरिटी में रह के गलत काम कर रहा था। भूलना नहीं है भाई, भूलना नहीं है। ये सब छोटे छोटे सेक्शंस हैं, भूलना नहीं है सब, ठीक है। कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है। सीजेशन वाला भूलने का नहीं, किस तरीके से आपकी मेंबरशिप खत्म होगी, एलएलपी में से डेथ, डिसोल्यूशन, इंसाउंड या एडजुडिकेटेड डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो गया, ओके। और सीजेशन का मतलब ये नहीं कि आप उसके जब जब सीजेशन हो उसके पहले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे, पहले के कांड के लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे ही रहोगे जब आप पार्टनर थे, ठीक है। और आपको पता ही है, अगर आप पार्टनर नहीं है, फॉर्मर पार्टनर हो चुके हैं, या आप मर चुके हैं, या आपकी डेथ हो चुकी है, तो आपके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, या आप इंसॉल्वेंट थे, तो आपके जो ऑफिशियल रिसीवर है, जो भी कॉन्सिक्वेंटेड प्रॉफिट थे या सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में जो भी पैसा मिलने वाला था, उनको मिलेगा, मना नहीं कर सकता एलएलपी, है ना, मगर एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस करने के बाद प्रॉफिट में से। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या जो ऑफिशियल रिसीवर है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये म्यूचुअल राइट्स है, रिलेशनशिप्स, ये सब क्वेश्चंस नहीं आए जो मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। वाइंड अप वाला आया, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स है, उसके अलावा ये क्वेश्चंस नहीं आए। चेंज ऑफ नेम वाला क्वेश्चन आ सकता है, नाम चेंज करने का, अगर आपका नाम चेंज हो रहा है, अपन ऐसी चीज पढ़े थे ना, ठीक है, वो एक अलग चीज पढ़े अपने। अगर आपका नाम चेंज हो रहा है एज ए पार्टनर, तो पहले आप एलएलपी को बताओ कि 15 दिन के अंदर, ठीक है, फिर एलएलपी 30 दिन के अंदर आरओसी को बताएगा, फिर आरओसी नाम चेंज को रेक्टिफाई करेगा रजिस्ट्रार में। ये तो एलएलपी के रजिस्ट्रेशन को लेके है, ठीक है। और ऊपर तो फिर कॉमन चीजें हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, ये वो फलाना। एक रीडिंग कर लेना ऊपर से, एक रीडिंग कर लेना, 1 घंटा लगेगा हार्डली, सिर्फ रीडिंग कर लेना ऊपर क्या क्या लिखे, काफी लगेगा, ठीक है। चलो बाय, टाटा, खत्म एलएलपी।